नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आपको पता है कि एग्जाम नजदीक है आपका। 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और ये 25 फरवरी तक चलेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो क्लासेस हैं आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही होंगी। इसी मकसद के साथ ये क्लास रेगुलर हैं आपकी, ठीक रात को 8 बजे, मंडे टू सैटरडे रेगुलर। तो इसके साथ जीएस को आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट हैं वो रेगुलर देख रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उससे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो पता लगता है और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, किसी भी मैदान में लड़ाई के लिए उतरने से पहले हमें पता होना चाहिए उस मैदान के बारे में और वहां किस किस प्रकार के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे वो, और हमारी तैयारी उसी हिसाब से फिर होनी चाहिए। वैसे ही किसी भी एग्जाम को ध्यान में रखें हम, तो हमें उसका सिलेबस, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और उस सिलेबस से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्न का आइडिया, तो वो आइडियाज हम आपको क्लास में देते हैं। आज की जो क्लास में, आज की क्लास में, फिर कल की क्लास में और परसों की क्लास में, जो लगातार 3 क्लास होंगी, आज, कल और परसों, इन तीनों क्लास में 2023 और 2024 के एसएससी के जो पूछे गए प्रश्न हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। तो एक्चुअल आइडिया हो जाएगा आपको कि हाल ही इसी साल कौन से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके साथ हर क्लास के लास्ट में क्वेश्चंस जब डिस्कस हो जाएंगे तो उस क्लास के लास्ट में कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना कोई देरी किए। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे और क्लास को शेयर जरूर कर देंगे भाई। देखो, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, बस इतना सा कंट्रीब्यूशन चाहिए आपका कि क्लास स्टार्ट होते ही आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उस क्लास को शेयर कर दें। और क्लास जब देख लें तो जाते समय क्लास का फीडबैक जरूर देकर जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं, ठीक है। तो ये हमारी स्पेशल क्लास है, 7th नंबर की क्लास है। देखिए, पहला प्रश्न है, दोनों भाषाओं में प्रश्न है, ठीक है, ये इंग्लिश में ही है, बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए। पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो रिगार्डिंग सेंसस 2011। जो 2011 की जनगणना हुई है उसके बारे में कुछ कथन है और उन कथन को आपको पढ़ना है और फिर आंसर देना है। तो यहां देखो आप, पहला कथन स्टेटमेंट 1 है, क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाई मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डिकेड 2001 टू 2011। इस सेंसस के अनुसार ये पहला कथन जो आपके सामने है, उस पहले कथन में ये बोला जा रहा है कि जो भारत की जनसंख्या है वो 2001 से 2011 यानी कि इन 10 सालों में कितनी बढ़ गई है? 181 मिलियन से पार हो गई है। 181 मिलियन से पार हो गई है, ऐसा ये बोल रहा है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट ये बताती है कि 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या है वो कितनी बढ़ गई है? लगभग 181 मिलियन के पार जा चुकी है, ठीक है, क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट, द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 11 हैज रजिस्टर्ड द शार्पेस्ट डिक्लाइन सिंस इंडिपेंडेंस। जो ग्रोथ हुई है वो डिक्लाइन हुई है आजादी के बाद से। अगर सिर्फ इस पीरियड में देखें हम, इतनी बड़ी है, लेकिन पीछे की तुलना हम करें
तो 2001 से 11 के बीच में जो है कुछ परसेंटल लीकेज जो है डिक्रीज हुई है, डिक्लाइन हुई है, कमी आई है। अब आपको एप्रोप्रिएट आंसर बताना है इन दो कथनों के आधार पर। तो पहला ऑप्शन है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दूसरा है ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तीसरा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 आर नॉट करेक्ट, चौथा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ध्यान देना दोस्त, जो ये दोनों कथन दिए हैं जनगणना 2011 के बारे में, एक कथन में बोला जा रहा है कि 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या है वो इंक्रीज हुई है, कितने से 181 मिलियन से ऊपर हो गई है। और दूसरा कथन कह रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो परसेंट वाइज अगर देखें हम तो डिक्लाइन देखने को मिला है हमें। कब से? आजादी के बाद से हम कंपेयर करें तो इन 10 सालों में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। दोनों सही है, दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अब देखें यहां जनगणना की बात हम करें, हम अगर जनगणना की बात करें, सेंसस की बात करें हम, सेंसस, तो देखो भाई सेंसस के आंकड़े रिलीज कौन करता है? तो इसके लिए होता है ऑफिस रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर, जनगणना आयुक्त, ये रिलीज करता है जनगणना, ये रिलीज करता है जनगणना। और ये हर 10 साल में होती है, हर 10 साल में होती है ये जनगणना, हर 10 साल में होती है। तो लास्ट जो जनगणना वो 2011 में हुई, इसके बाद 2021 में होनी थी, क्योंकि कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाई, आगे होगी, है ना। तो ध्यान रखना हर 10 साल में जनगणना होती है। अब लेटेस्ट जो आंकड़े आएंगे वो 2021 वाली जनगणना होगी, है ना। तो उससे पता लगेगा कितना ग्रोथ हुई है, कितना किस क्षेत्र में ग्रोथ हुई है, किस क्षेत्र में डिक्लाइन देखने को मिला है, मेल फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, किस राज्य का बढ़ा है, किस राज्य का कम हुआ है, ये सब हमें सेंसस से पता लगता है। सेंसस बहुत जरूरी है, जनगणना बहुत जरूरी है। क्यों? जनगणना से हमें एक्चुअल आंकड़े देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता लगता है कि किस स्टेट में जनसंख्या जो है एडुकेटेड नहीं है, किस स्टेट में जनसंख्या ज्यादा पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। तो उस हिसाब से ना सरकार को नीतियां बनाने में आसानी हो जाती है। जब सरकार के सामने एग्जैक्ट आंकड़े होते हैं तो सरकार जो है उन आंकड़ों को ध्यान में रखते सही पॉलिसी, सही कानून बनाने के लायक हो जाती है, क्योंकि सरकार को पता है कि टारगेट ये है तो हमें इसको अचीव करना है। तो जनगणना से हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं और वो आंकड़े एक आधार बनते हैं सरकार की नई नीतियां लाने के लिए, नई पॉलिसीज लाने के लिए। आई होप ये चीज क्लियर है। बहुत बढ़िया, आगे चले हम अगले प्रश्न की तरफ। हु मेंशन्ड इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी? इकोलॉजी में इकोसिस्टम को बेसिक यूनिट किसने बताया है? 1956 की बात है ये। 1956 में पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी में मूल इकाई के रूप में किसने उल्लेख किया है? एल्डो लियोपोल्ड, रेचल कार्सन, जॉन हापर, फ्रांसिस इवांस। प्रश्न नंबर दूसरा। तो ध्यान रखना दोस्त, इकोलॉजी में इकोसिस्टम को एक बेसिक यूनिट, एक मूल इकाई बताया है किसने? वो है फ्रांसिस इवांस। किसने बताया है? फ्रांसिस इवान ने इकोलॉजी में इकोसिस्टम को क्या बताया है? एक मूल इकाई बताया है, मूल इकाई बताया है। अब यहां देखो, हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की
हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। तो ये जो इकोसिस्टम टर्म है, ये जो इकोसिस्टम टर्म है, ये जो शब्द है इकोसिस्टम, ये पहली बार किसने दिया? ये पहली बार किसने दिया इकोसिस्टम टर्म? पहली बार किसने दिया? ये शब्द पहली बार किसने दिया? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखेंगे, इकोसिस्टम टर्म वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय एजी टांसले। किसने? सर एजी टांसले। सर एजी टांसले। सर एजी टांसले ने जो है पहली बार इकोसिस्टम टर्म यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र टर्म का इस्तेमाल किया। ठीक, अब ये जो इकोसिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम, ये आपका दोस्त नेचुरल भी हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल भी हो सकता है यानी कि मानव निर्मित। मानव निर्मित, ठीक है। अब नेचुरल में तो क्या आ जाएगा? रिवर्स आ जाएंगी। नेचुरल में क्या आएगा? रिवर्स आ जाएंगी, फॉरेस्ट आ जाएंगे, है ना, ये आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगी, पॉन्ड आ जाएंगे। आर्टिफिशियल में क्या है? जैसे एक्वेरियम, मछली घर, मछली घर ये आ जाएगा। और तालाब बनवाते हैं हम खुद से, वो आ जाएंगे, है ना। पार्क बनवाते हैं हम खुद से, गार्डन बनवाते हैं हम खुद से। तो ये आपके क्या है? प्राकृतिक इकोसिस्टम। यहां और देखो, ये आपका बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन ये बनता है, तो ये भी एक इकोसिस्टम है। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, प्राकृतिक और मेन मेड। आगे देखें, द भारतमाला प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है सरकार का, वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये सवाल 2023 का है दोस्त, है ना, 2023 में पूछा गया है एसएससी में। तो द भारतमाला प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बताएं कहा किसके द्वारा बनाया गया है इसको? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो भारतमाला प्रोजेक्ट इसके तहत क्या होता है? इसके तहत बनती है रोड। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत क्या बनती है? सड़क। क्या बनती है? सड़क, रोड बनती हैं। तो ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में आ जाएगा। अब ये प्रश्न तो पूछ लिया, अब आप बता दो मुझे, आपके लिए क्वेश्चंस है, जल्दी से बताएंगे। सवाल आपके लिए है, करंट में, वर्तमान में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? बता दो जल्दी। भारत सरकार में वर्तमान में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नाम बता दीजिए, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कमेंट करके बता देना। ठीक है, आगे हम चलें। मथुरा वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? मथुरा जो है किस वंश की दूसरी राजधानी थी? मथुरा, ये मथुरा जो है कैपिटल है, राजधानी है। मथुरा जो है क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। आपसे पूछा है किस वंश की दूसरी राजधानी है ये, है ना। तो ये पहली राजधानी इस वंश की दूसरी होगी। अभी आपको बताना है कि ये जो मथुरा है वो किस वंश की दूसरी राजधानी थी? तो वो है बेटा कुषाण। किसकी? कुषाण। जो कुषाण वंश है, जो कुषाण वंश है, इस कुषाण वंश की दो राजधानी थी। कुषाण वंश की कितनी राजधानी थी?
दो राजधानी थी कुषाण वंश की, ठीक है, दो राजधानी थी, इसमें से दूसरी राजधानी थी मथुरा, ये मथुरा जो कि सेकंड कैपिटल थी, ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश। और जो पहली कैपिटल थी वो कौन थी? पुरुषापुर। कौन थी? पुरुषापुर। ये वर्तमान में कहां है? पेशावर, पेशावर पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान। तो कुषाण वंश की दो राजधानी थी, पुरुषापुर जो पेशावर पाकिस्तान में है, और दूसरी थी मथुरा। तो यही सवाल पूछा है आपसे, मथुरा वॉज द सेकंड कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? तो वो है कुषाण वंश। कुषाण डायनेस्टी की दूसरी कैपिटल, दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है भाई, याद रखेंगे। आगे देखें, Who among the following was the first Home Minister of Independent India? 2024 में पूछा है। Who among the following was the first Home Minister of India? कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हुमायूं कबीर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बलदेव सिंह। तो देखो भाई, पहले गृह मंत्री वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे पहले गृह मंत्री, ये थे पहले गृह मंत्री, है ना। तो प्रथम गृह मंत्री, और उसी के साथ साथ ये प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले होम मिनिस्टर थे, पहले गृह मंत्री, और पहले ही उप प्रधानमंत्री बने थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं के साथ जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण करने का श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने 565 के करीब जो रियासतें थी, 565 के करीब जो रियासतें थी उनको भारत में जोड़ा, उनको भारत में जोड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। अब कुछ रियासतें तो आराम से मिल गई थी भारत में, कुछ ने बड़ा पंगा किया था। उसमें से एक है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, इसने बड़ा पंगा किया, ये भारत में नहीं मिल रहा था। दूसरा है हैदराबाद, ये भी भारत में नहीं मिल रहा था। तीसरा है आपका जूनागढ़, ये भी भारत में नहीं मिल रहा था, पर बाद में तीनों को मिला लिया गया भारत में अलग अलग ऑपरेशन के द्वारा। जम्मू कश्मीर में तो विलय पत्र साइन करवाया वहां के राजा हरि सिंह से, विलय पत्र साइन करवाया। हैदराबाद सेना के द्वारा हरा दिया इसकी सेना को, निजाम को। जूनागढ़ यहाँ पे क्या करवाया? जनमत संग्रह करवाया, जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम करवाया, जनता से ही, वहां की जनता से ही राय पूछ ली कि आप किस में रहना चाहते हो, भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट। तो जनता का वोट आया, भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, तो तीनों को मिला लिया यहाँ पे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई आंदोलनों में सहयोग दिया है महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी का कई आंदोलनों में साथ दिया है। इन्होंने बरदोली सत्याग्रह को लीड किया, बरदोली सत्याग्रह क्या था कि जो टैक्स है वो बढ़ा दिया था जनता पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसके विरोध में बरदोली सत्याग्रह किया था। यहीं पर फिर इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, है ना, सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है,
इतना ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे चलें। What was the status of the agricultural sector in India before the Green Revolution? हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी? हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी? बताओ भाई, कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी भारत में? जल्दी से बता दो भाई। तो देखो, यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पुरानी तकनीकी का उपयोग करते थे हम और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव था हमारे पास। ये बिल्कुल सही बात है। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले जब हरित क्रांति नहीं आई थी एमएस स्वामीनाथन के गाइडेंस में, तो हरित क्रांति से पहले कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी कि हम पुरानी तकनीकी इस्तेमाल करते थे कृषि के लिए, और जो कृषि अच्छी कृषि करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बुनियादी ढांचा चाहिए, उसकी कमी थी, उसकी कमी थी। ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले जो है एग्रीकल्चर की स्थिति। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो एडवांस टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज कर सकते हैं? तब तो थी नहीं, तो ये तो गलत है। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी गलत। यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, पारंपरिक जो तकनीक है वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा था, ये भी गलत है। तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां देखो, आपको क्रांति याद रखनी है, जैसे कि हरित क्रांति, हरित क्रांति, ठीक, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति, है ना, और आपका गुलाबी क्रांति, सबसे संबंध कुछ जो क्रांति है उनसे संबंधित जो खास व्यक्ति हैं वो नाम याद रखने हैं आपको। हरित क्रांति के हो गए एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। ये जो अमूल है, MUL, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना, इससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव है। आगे देखिए, Which of the following constitutional amendment act made the president bound by the advice of the council of minister headed by prime minister? निम्नलिखित में से वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके जरिए राष्ट्रपति बंध गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी, और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। तो वो मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है, उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करेगा। तो ऐसा ये प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन से लिया गया, किस संविधान संशोधन से किया गया? तो ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1976 में। ठीक है, तो ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? बहुत सारे बदलाव इससे हुए, बहुत सारे बदलाव इससे हुए, जैसे कि इसी से फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई, है ना, मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन। 8वां है, एक तरफ बुक दी है किताब और फिर उनके राइटर दिए हैं। एक तरफ बुक दी है और दूसरी तरफ राइटर, ये भी 2024 में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, एक तरफ बुक दी है, दूसरी तरफ राइटर, बता दो जल्दी से। 8वां प्रश्न है आपके सामने, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ये किसने लिखी? तो ये लिखी है भागवती चरण बोहरा। ठीक है, भागवती चरण बोहरा ने लिखी है। फिर है बांडी जीवन, बांदी जीवन, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सचेंद्रनाथ सन्याल ने। ठीक है, और फिर तीसरी किताब है, तीसरी देखो, पैथर दाबी, पैथर दाबी, ये किसने लिखी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और उसके बाद बचा आपका आनंद मठ,
आनंद मठ किसने लिखी है? ये लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो आंसर क्या होगा आपका? ये हो जाएगा। ये बुक्स एंड ऑथर आपको ध्यान रखनी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके किताब के ऑथर कौन है? जल्दी से बताओ। नवा प्रश्न है आपके सामने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संसद निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को हीन या कम नहीं कर सकती? तो वो गोलकनाथ केस आया 1967 में। गोलकनाथ केस आया 1967 में, जिसमें कहा गया कि जो डीपीएसपी हैं पार्ट 4 में, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एग्जीक्यूशन के लिए फंडामेंटल राइट्स को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये गोलकनाथ केस 1961 याद रखना है आपको। द अर्ज्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू engage in discussion that inspire unity rather than division and promote ideas instead of personal attack। तो 10 जनवरी 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में किसने राजनीतिक दलों से विभाजन की बजाय एकता को प्रेरित करने वाली चर्चाओं में शामिल होने और व्यक्तिगत हमलों की बजाय विचारों को बढ़ावा देने का आग्रह किया था? तो वो कोई और नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के राजीव कुमार ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो विभाजन की बातें ना करें, एक दूसरे को बांटने की बातें ना करें, जबकि विचारों को बढ़ावा देने की बातें करें, एकता को प्रेरित करें। वो तो ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। ठीक, अब देखो ये कुछ फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक पार्ट कहेंगे आप इसको। स्टैटिक क्या है? अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है और ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, ये देखिए अपने संविधान में। तो अमेरिका से लिया है हमने लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका से लिया है हमने प्रेसिडेंट बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सुप्रीम कमांडर होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने वहीं से लिया है। और प्रीएम्बल जो हमारे यहाँ प्रस्तावना है संविधान में, ये भी कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। अब बात आती है ब्रिटेन से क्या लिया है। तो ब्रिटेन से लिया है जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होगा भारत में, रियल नहीं होगा। दूसरा, कैबिनेट सिस्टम मिनिस्टर का हमने वहीं से लिया है। प्राइम मिनिस्टर हेड होगा गवर्नमेंट का, ये भी हमने वहीं से लिया है। संसदीय प्रणाली भी हमने वहीं से ली है। द्विसदनीय व्यवस्था भी हमने वहीं से ली है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, ये भी हमने वहीं से लिया है। और लोकसभा का जो स्पीकर बनता है वो भी हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए। आई होप चीजें पसंद आई होंगी। क्लास का फीडबैक शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।